गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्राध्यापक तैयब शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, मातोश्री गिरजाबाई डोबळे, महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय, महाराष्ट्र, जिले सोलापुर से आज बीएड सेकंड ईयर के बच्चों के लिए समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे इस चैप्टर पर आज आपसे मैं वार्तालाप करूंगा। तो समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये हम जानेंगे। समाज में लिंग की क्या अहमियत है इसको भी आज हमें देखना है। सबसे पहला, लिंग और सेक्स में कुछ डिफरेंस है। लिंग बताती है समाज में उसको किस तरह से निर्माण किया, और सेक्स बताता है इंसान और औरतों में क्या फर्क है। तो यही स्लाइड पे दिखाया गया है कि जो लिंग है ये सामाजिक सांस्कृतिक जो शब्द है वो लिंग है, जिससे हम भेद करते हैं पुरुष और महिलाओं में। तो पुरुषों और महिलाओं के में जो कार्य होते हैं या फिर व्यवहार होते हैं, इससे हम लिंग से परिभाषित करते हैं। जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटनाएं हैं। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध है, जहां पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, तो सबसे अहमियत है कि लैंगिक मुद्दे क्या हैं, कि क्या लेकर हम पुरुष और महिलाओं में फर्क करते हैं। यहां पर देखो कि स्त्री और पुरुष की जो जैविक बनावट नहीं है, स्त्री और पुरुष में हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये पुरुष प्रधान संस्कृति है, जहां पर महिलाओं को हमेशा गौण दर्जा दिया गया है, जिसको हम दुय्यम कहते हैं। एक गौण दर्जा देने की वजह से हमेशा हमारी जो पुरुष प्रधान संस्कृति है ये हमेशा वर्चस्व पर है। हमने स्त्री को दुय्यम स्थान देने की वजह से हमेशा अपने जो कुछ विचार हैं, ख्याल हैं, स्वतंत्रता है, इन पर पुरुषों का ही पकड़ा रहा गया है और स्त्रियों का दर्जा दुय्यम होते चला गया है। इन सभीओं में जो भी, यानी स्त्री का मतलब ये है चूल्हा चक्का और सिर्फ बच्चों को जन्म देने वाली मशीन। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ बच्चों को जन्म देने वाली मशीन, ना उसकी कुछ भावना है, उसकी न कद्र है, ना उसके विचारों की कद्र है, ये हमने कभी भी नहीं माना है। सिर्फ महिलाओं को सिर्फ भोग अपने मिटाने के लिए इसको सम्मिलित किया गया है। यही लैंगिक मुद्दों को लेकर आज हमें देखना है कि समाज में लैंगिक मुद्दे किस तरह से बनते हैं। महिला सिर्फ खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना और घर में के जो कुछ बड़े पुरुष हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, मेहमान हैं, इनकी जिम्मेदारियां लेने का काम सिर्फ महिलाओं का है। तो पुरुष का क्या काम है? नेक्स्ट, तो पुरुष का क्या काम है? बाहर जाना, कमा कर लाना, और जो कमा कर लाए हैं उसको पकाकर खिलाने का काम महिलाओं का है। तो सामाजिक लिंग की अवधारणा इसी तरह हमें बनती है। समाज में महिलाओं का जो स्थान है हमेशा दुय्यम तो रहा ही है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इसकी वजह से हमने हमेशा जो हमारा जो व्यवहार है वो असमानता पूर्वक किया है, कभी भी समानता नहीं मानी है। जैसे कि पुरुष कभी भी देखो, अगर पुरुष रोता है तो हम क्या कहते हैं, क्या लड़की की तरह रो रहा है? बच्चा भी रो रहा है तो क्या लड़की की तरह रो रहा है, ऐसे बोलते हैं। यानी हमारा व्यवहार क्या है? असमानता। फिर लड़की रोती है तो क्यों उसको नहीं कहा जाता कि पुरुष की तरह रोता है? क्योंकि हमने स्त्री की व्याख्या ही क्या की है पता है आपको? एक कमजोर, अबला, नारी की व्याख्या की है। इसलिए समाज में हमेशा स्त्री का जो स्थान है, दर्जा है, वो दुय्यम हो गया है। लड़का अभी यहां से लेकर देखो, लड़कियों के देखने का जो हमारा तरीका भी है वो भी हमारा गलत है। घर में अभी हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, फिर भी हमारे घर में, आज भी हमारे घर में जो भी कुछ बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, विचार लिए जाते हैं, उनमें महिलाओं का सहभाग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने लड़कियों को या फिर स्त्रियों को कभी भी प्रथम स्थान या प्रथम दर्जा नहीं दिया है। क्योंकि उसको क्या समझता है, उसको क्या आता है, सिर्फ वो चिल्ले चौके में ही रहती है, तो उसको क्या डिमांड देना है, महत्व देना है। इसी वजह से हमने कभी भी स्त्री को अव्वल दर्जा नहीं दिया है। यही धारणा है, यही तो समाज की धारणा है, यही तो समाज की। इसीलिए लड़की को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, या फिर उसको लड़की को ज्यादा पढ़ाया क्यों नहीं गया, ये भी कभी सोचो। क्योंकि अगर वो पढ़ेगी तो तुमसे वो बहस करेगी तो खुद की स्वतंत्रता को वो अपनाएगी। इसीलिए समाज ने कभी भी स्त्री को पढ़ने का मौका भी नहीं दिया।
अगर हम पिछले इसमें जाएंगे, प्राचीन इतिहास में भी जाएंगे, तो हमें बहुत सारे से किस्से देखने मिलते हैं कि जो कुछ स्टेटस है महिलाओं का, वो किस तरह से गिरता गया, किस तरह से बदलता गया। इसी ऊपर से हमें यह कहना भी आता है कि लैंगिक असमानता से तात्पर्य क्या है, कि हम ऐसे लैंगिक समानता में असमानता कैसे करते हैं। तो देखो इसमें क्या आता है कि महिलाओं के साथ हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये हम भेदभाव परंपराओं से करते आए। हमारे दादा ने दादी के साथ किया, पिता ने मां के साथ किया, और हम हमारे बीबी के साथ कर रहे हैं। ये तो परंपराओं से चलता आया है, और ये रूढ़ी परंपरा ही महिलाओं को हमेशा दबाए रखती है। कौन से भी काम है, देखो घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है, और भारत में थोड़ा सबसे ज्यादा है। किस तरह से देखो तो वैश्विक लैंगिक अंतराल जो सूचांक है, इंडेक्स है, 2023 में भारत में जो भारत देखो 146 देशों में से 127 स्थान पर रहा है महिलाओं को आदर मान सम्मान देने पर। इस तरह से साफ तौर पर हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं। लैंगिक समानता का जन्म समाज और परिवार के मध्य से होता है। जो परिवार में छोटे छोटे हिस्से बातें होते हैं, जैसे कि जब शादी ब्याह होती है तो घर में की जो सास होती है या फिर दादी होती है, पोते से या फिर बहू से यह कहती है कि मुझे पहला बच्चा लड़का ही चाहिए। देखो भेद किस तरह से हो गया, पहला लड़की क्यों नहीं थी, और वो मांगने वाली दादी तो कौन है, वो भी स्त्री है ना। ये स्त्री जो हमारा सोच रखते हैं, तो पहला लड़का ही क्यों चाहिए, क्यों हमारे वंश को चलाने वाला दिया होता है, फिर लड़की कौन होती है, यही तो हम भेद करते हैं। इसलिए हमारा असमानता निश्चित होती है। जो कोमल या आसान काम होते हैं हम लड़की को देते हैं, मजबूत और कुछ काम होते हैं तो लड़के को देते हैं, भेदभाव करते हैं। जैसे कि स्कूल से बच्चा घर आता है और शाम में घर आता है तो उसका जो स्कूल बैग होता है जैसे वो रख देता है तो माँ कहती जाओ बाहर खेलने के लिए जाओ, लेकिन वही लड़की घर में आती है तो माँ कहती है स्कूल बैग रखो और चलो झाड़ू लो, ये खाना पकाओ, ये करो वो करो। यानी हमारा जो भेदभाव है हमारे घर से ही शुरू करते हैं। और समाज कहां से बनता है, आदमियों से तो समाज बना है, और इसी तरह से हमारी सोच बरकरार रहती है। और ये फिर उत्पन्न जो लैंगिक हम भेद करते हैं, ये उत्पन्न करने वाले कारक कुछ इस तरह से है। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है परिवार की निर्धनता, यानी गरीबी। गरीबी भी आदमी को बहुत कुछ सोचता है। हमारे दो के साथ साथ हमारा जो परिवार निर्धन होता है वहां पे अंधश्रद्धा बहुत रहती है। यानी कि घर में अगर मानो पहली लड़की हुई, दूसरी भी लड़की हुई, तो लोगों ने बहुत ऐसे प्रयास किए कि 8वीं लड़की के बाद 9वां लड़का हुआ है। कृष्ण का जन्म भी देखो तो वो क्या है, तो परिवार की निर्धनता होने की वजह से हम क्या करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं क्योंकि हमें लड़का भी चाहिए। और निर्धनता यानी बहुत सारे आदमी रहेंगे, घर में लोग रहेंगे तो कमाने का रिसोर्स भी ज्यादा आएगा। इस वजह से लैंगिक भेदभाव चलता रहता है। स्त्रियों का निम्न स्तर जो पहले से ही है, लड़की को दासी माना गया, औरतों को दासी माना गया, और यही ख्याल हमारा लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने को प्रयास करता है। यहां का देखो कि माता पिता की निरक्षरता भी बताई गई है। माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो सोचते हैं कि लड़का महत्वपूर्ण है, लड़की घर का जो बोझ है, घर की जिम्मेदारी है, सिर्फ वो लड़का ही ले सकता है, लड़की नहीं निभा सकती। ये जो कुछ ये निरक्षरता की वजह से है। और ये निरक्षरता ही क्या करती है, मानो पहला हमारे घर में हमारे दो लड़के ही है, लड़का लड़की है, तो उसमें क्या होता है मालूम है क्या, इसमें भी क्या हो सकता है, घर में देखो छोटे छोटे कारक या फिर छोटे छोटे भेद कैसे होता है। घर में लड़का और लड़की दोनों बैठे हैं, माँ बाप उनके साथ खाना खा रहे हैं, मां परोस रही है, लड़के को दूध और दूध के ऊपर की मलाई दी जाती है, लड़की को सिर्फ दूध दिया जाता है। क्यों? यहां तक कि स्कूल भेजते वक्त अगर पहला बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है, तो जब बड़ा लड़का दूसरी कक्षा में जाता है तो उसके जो पुराने बक्सा, उसका पुराना किताबें जो है वो पूरे उसकी लड़की को दिए जाते हैं। आज भी भेदभाव किया जाता है। इतना ही नहीं, 4वीं कक्षा तक उसको पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसकी जल्दी से ब्याह किया जाता है। क्यों? लड़की को ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि लड़की पराया धन है।
क्यों पढ़ाया धन है, उसको पढ़ाते नहीं है, दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। ये सब भेद हम हमारे समाज में निर्माण करते हैं। सबसे बड़ी सोच हमारी है, यही सोच हमारी निर्भर करती है कि भेदभाव करना है नहीं करना है। सामाजिक धार्मिक कारण भी है। समाज में महिलाओं को हर एक के इसमें ऑलरेडी हर एक धर्म में, मजहब में महिलाओं को स्थान दिया गया है, लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे कुछ कार्य विधि हैं उनमें महिलाओं को मान सम्मान है, कहीं पे नहीं है। तो इस वजह से भी एक फैक्टर कारक बनता है सामाजिक धार्मिक में कि महिलाओं को मान सम्मान नहीं दिया जाता। हमेशा महिलाओं को दुय्यम दर्जा दिया जाने की वजह से समाज में भी महिलाओं की ओर देखने का जो नजरिया है वो दुय्यम दर्जे का ही है, सिर्फ उपभोग करने वाली चीज इसी नजरिए से देखा जाता है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। फिर है बालिकाओं के जल्दी विवाह करने का रिवाज। क्यों किया जाता है? तो लड़की पराये का धन है, इसलिए उसको ज्यादा पढ़ाना नहीं है। ये पराये का धन बोलने की वजह से हमने लड़की को पढ़ाना छोड़ दिया, लड़कों को पढ़ाया। ये फैक्टर, ये जल्दी ब्याह का कारण है। और जल्दी ब्याह होने से भी लड़कियों पर भी कुछ बोझ पड़ता है और उनको घर में भी वही मिलता है जो माँ बाप ने उनको उनके साथ किया है। महिला अध्यापकों की कमी। अभी इसमें क्या होता है, स्कूलों में जब महिला अध्यापिकाओं की कमी होने की वजह से पुरुष होते हैं तो अपना पुरुषी वर्चस्व स्कूल में भी दिखाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि महिलाओं का स्थान कम है, पुरुषों का महत्वपूर्ण है। इस वजह से भी स्कूलों में भी हम महिलाओं की कमी होने की वजह से ये भेदभाव बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे अध्यापिकाओं की कमी से क्या होता है कि स्कूल में टीचर क्या करते हैं, खेल के मैदान में जाना है तो वो लड़कियों को कौन सा खेल देंगे, लंगड़ी का खेल देंगे या फिर बैठे वाला खेल देंगे, लड़कों को कबड्डी का खेल देंगे। क्यों ऐसा करेंगे? या फिर लड़कियों को रंगोली मेहंदी निकालने का ही काम देंगे, बाकी का काम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तू लड़की है। सांस्कृतिक काम लेना है तो लड़कियों को नाचना गाना उनको ही देंगे, लड़कियों को नहीं देंगे। बाहर घूमने जाना है बहुत दूर तो लड़कियों को लेके नहीं जाएंगे। ये भेदभाव हम करते हैं क्योंकि वो महिला है ये सोचकर। फिर आती है सामाजिक समस्या। सोशलाइजेशन में बाहर जो बाहरी माहौल है ये देखकर हमारे परिवार में भी कुछ बंदियस्तियां आती है। जैसे कि देखो अभी बाहर किसी का तो बलात्कार हुआ तो घर वाले सोचते हैं हमारी लड़की को भी ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए उस पर दबाव डाला जाता है। 7 बजने से पहले घर में आओ लड़की को, और लड़के को कब भी आओ। ये जो कुछ भेदभाव किया जाता है, इस बात भेदभाव की वजह से भी हमारे मन में या फिर समाज में भेद निर्माण हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक जो समस्या है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर में चेंजेस जो आते हैं, तो इसमें क्या है कि पहले से ही जो कुछ है हमारे दिमाग में कि लड़की से नहीं बोलना है। अगर देखो अगर कुछ मर्द परेशानी में है, अगर वो रो पड़ता है तो क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, क्या औरतों की तरह रो रहा है, ये कहते हैं। मनोवैज्ञानिक में भी ये आता है कि पहले से सबने रूढ़ियों परंपराओं से चलते आते हुए ये किया है तो हम भी क्यों नहीं करेंगे। इस वजह से मनोवैज्ञानिक भी समस्या यहाँ पे निर्माण होती है। इन सबकी जो जड़ है, अगर ये लैंगिक भेदभाव को दूर करना है तो दूर करने में किन किन की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले परिवार की है, फिर शिक्षक की है और फिर सरकार की है। परिवार की भूमिका क्या है यहाँ पे मैं बताता हूं आपको कि जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो घर में के छोटे छोटे काम हम लड़कों को भी लगा सकते हैं, जैसे कि झाड़ू मारना, जैसे कि रसोई में मम्मी को हेल्प करना। ये सब काम हम लड़के को भी लगा सकते हैं। लड़की और लड़कों में भेद नहीं करना है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे कुछ बातें हैं, जैसे कि जो कुछ बड़े ख्याल होते हैं, बड़े विचार होते हैं, बड़े निर्णय होते हैं, इन सब में घर के लोगों को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करके लेना है। जैसे कि लड़की हो या फिर घर के कुछ औरतें हैं, इनको भी लेना है, जिससे क्या होता है कि भेदभाव दूर हो सकता है। नया कुछ लेना है तो लड़के को लो, लड़की को पुराना ही दो, ये ख्याल हमें छोड़ना है। इन छोटी छोटी बातों का असर हमारे परिवार के हर एक सदस्य पर होता है। शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक पढ़ाते वक्त ही कुछ ना समझ से या फिर गलतियों से ये करते हैं, लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। जैसे कि एजुकेशनल ट्रिप अगर कहीं दूर लेके जाना है तो हम लड़की को नहीं लेके जाते, ऐसा क्यों? या फिर खेल के मैदान में लड़कों को ही लेके जाना, रंगोली में लड़की को ही सभा करना, या फिर क्या लड़की की तरह बैठ रहा है, क्या लड़के की तरह बैठ रहा है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ाते वक्त नहीं देना है जिससे लिंग में भेदभाव हो सके।
सरकार की भूमिका है कि महिलाओं को जितने ज्यादा तरीके से हमें मान सम्मान देना आता है उतना हम मान सम्मान दे। सरकार अब भी दे रहा है और इसके आगे भी वो दे, जिससे हमारे में भेदभाव होना बंद हो जाए। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि हम जो लड़की और लड़कों में भेदभाव कर रहे हैं उससे जो जेंडर बायस हो रहा है उसको दूर करना है। जेंडर बायस में सबसे बड़ी अहमियत जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की भी है, इसको हमें कमी करना है। ओवरऑल हम इसका सारांश ये बता सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को जो दुय्यम दर्जा दिया जा रहा है उसको कम करना है। हम देखो महिलाओं को दुय्यम दर्जे के साथ साथ हमारा नजरिया महिलाओं की ओर देखने का भी गलत है। जैसे कि आज हम मनोरंजन के क्षेत्र में देखेंगे या फिर टीवी पे कौन से भी चैनल लगाएंगे तो सबसे पहले उसमें एडवर्टाइज आती है। उस एडवर्टाइज में सुई से लेके मर्द के अंडरवेयर तक उसमें लेडीज का ही इन्वॉल्व किया जाता है। औरतों का क्यों दिखाना है? तो ये जो हमारी सोच है इसको सोच को दूर रखना है। हमें हमारे समाज में महिलाओं को दर्जे का स्थान देना है। मातृ प्रधान संस्कृति और पुत्र प्रधान संस्कृति को दोनों को एक जगह रख के हमें स्त्री पुरुष को दोनों को समान मानकर इक्वल कर इक्वेलिटी लाना है। तो ये सबसे अहम है। जो हम गलतियां करते आ रहे हैं उसको दूर करना है और हमें हमारे समाज में महिलाओं को स्थान देना है। यही स्थान हमारे सावित्रीबाई फुले ने दिया था। जो लड़कियों को पढ़ाना, जो लड़की अशिक्षित थी उनको सबसे पहले पढ़ाने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। वैसे आज सब आप महिलाएं जो पढ़ी लिखी या फिर बड़े बड़े नौकरी पर देख रहे हैं वो उनकी बदौलत ही है। तो हमें ऐसे कुछ निर्णय लेना है जिससे हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने और पढ़ाने का दर्जा बढ़ाना है। आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा। ये पाठ समझ कर लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। झालं चांगलं।